वेलकम टू द अनदर सेशन। तो आज से हम गिट का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। गिट टूल के बारे में हम आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये गिट का फर्स्ट लेक्चर है और डेऑप्स सीरीज का थर्ड लेक्चर है। तो बेसिकली यहाँ पे गिट के 5 to 6 लेक्चर्स रहेंगे और ये सीरीज़ में मैं आपको गिट के बारे में परफेक्टली बता देने वाला हूँ। A to Z जितना भी गिट के बारे में मुझे मालूम है, जो हम रियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, रियल इंडस्ट्री में जो वर्क रहता है गिट के ऊपर, वो सारे के सारा यहाँ पे मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना आपके फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जो भी डेवऑप्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। किसी को डेवऑप्स के बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं है बट वो डेवऑप्स में आने के लिए इंटरेस्टेड है, डेवऑप्स सीखने के लिए इंटरेस्टेड है और वो भी अपनी हिंदी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ मेरे जो वीडियोस में क्रिएट करता हूँ वो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। उससे वो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और मुझे हेल्प भी हो जाएगी। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप आपके फ्रेंड के साथ भी ये डेवऑप्स सीरीज़ का जितने भी वीडियोस हैं मैंने अभी तक क्रिएट किए वो सारे उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम गिट से पहले कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे ये देखेंगे। उसके साथ मैं आपको गिट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और गिट के लिए हम AWS कंसोल का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं AWS कंसोल में ही एक इंस्टेंसेस बनाऊंगा, यानी कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा। वो भी हम कैसे करते हैं उसकी सारी प्रोसेस में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला था कि आपने ये लिनक्स वर्चुअल मशीन कहाँ से लिया है, हमको भी उसका पैकेज दीजिए करके, मतलब बहुत सारी मैसेज आए थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं लिनक्स वर्चुअल मशीन एक्चुअली AWS कंसोल से इंस्टेंसेस क्रिएट करके वहाँ से एक्सेस करता हूँ। तो वो भी सारी प्रोसेस में अभी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा और नेक्स्ट वीडियो से हम गिट का प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। आज हम थ्योरी पार्ट पे फोकस करेंगे और थ्योरी पार्ट होने के बाद हम गिट के आगे की जो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल और थोड़ा फॉर थ्योरी वहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आईटी इंडस्ट्रीज में, जब भी आईटी ऑर्गेनाइजेशन में नए सॉफ्टवेयर्स, नए एप्लीकेशंस और नए टूल्स आते हैं तो उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि विदाउट रीज़न हम कुछ आईटी इंडस्ट्रीज में यूज़ नहीं करते। ठीक है। तो इस रीज़न से आए होते हैं कि जो हमारा वर्क है वो ऑटोमेट हो जाए और कम हो जाए। ओके, तो इस रीज़न से नए टूल्स, सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो गिट भी हम इसीलिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे गिट से पहले यहाँ पर एक कंसेप्ट थी, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो, सोर्स कोड मैनेजमेंट। ठीक है। यहाँ पे सोर्स कोड मैनेजमेंट का मीनिंग यही है कि हमारा जो सोर्स कोड होता है, जो कोडिंग का पार्ट होता है, उसको मैनेज करने के लिए हम सोर्स कोड मैनेजमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। मतलब सोर्स कोड जो होता है उसको मैनेज करना। ओके, मैनेजमेंट का अर्थ है जो हमारा मैनेजर काम करता है उसको मैनेजमेंट कहते हैं। ओके, ये मैनेजमेंट का काम होता है मैनेजर का। ठीक है। और ये सोर्स कोड है, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि सोर्स कोड को मैनेजर की तरफ से मैनेज करना। ठीक है। तो ये कंसेप्ट हम गिट से पहले यूज करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने सिनारियो ले लिया है। आप इस सिनारियो में एक मैनेजर आप देख सकते हैं और उसी के साथ ये सारी टीम्स है। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर XYZ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, वर्क करता है। ओके, ये मैनेजर है, ये मैनेजर XYZ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, वर्क करता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट आ गया, एक मान लीजिए कि एक शॉपिंग का वेबसाइट वेबसाइट क्रिएट करने का एक प्रोजेक्ट आ गया। एक शॉपिंग की वेबसाइट आप क्रिएट करके दे दो, ऐसा एक प्रोजेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गया है। ठीक है। तो ये मैनेजर क्या करेगा, अपने सभी टीम को बोलेगा कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया है और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग का पार्ट कंप्लीट करके लेना है। तो ये मैनेजर क्या करेगा, ये टीम 1 को एक कोड करने के लिए दे देगा। मान लीजिए कि अभी एक शॉपिंग का वेबसाइट है तो टीम 1 को बोलेगा कि आप क्या करो कि एक उसका होम पेज क्रिएट कर लो अच्छी तरीके से। उसी के साथ वहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं उसके प्रोडक्ट्स के लिए जो कोडिंग लगता है वो सारा कोडिंग आप वहाँ पे कंप्लीट करवा लो। टीम टू को यह क्या बोलेगा कि आप साइन इन साइन अप वाला जो पेज है ये आप यहाँ पे करके दे दो मुझे। टीम 3 को बोलेगा कि यह जो प्रोडक्ट हम ऐड करते हो कार्ड में और बाई करते, इसका जो कोडिंग का पार्ट है तुम करवा लो, तुम कर दो। टीम 4 को भी वैसा ही बोलेगा कि तुम फ्रंट एंड का उसका जो भी वहाँ पे रहता है स्लाइड फूटर वगैरह होता है उसका कोडिंग तुम कर दो। और टीम 5 को भी वैसा ही एक टास्क यहाँ पे वो दे देगा। ठीक है। जब वो ये सारे टीमों को टास्क दे देगा तो उसी टाइम उनको ये भी बता देगा कि भाई देखो ये आपको टास्क इस पीरियड में कंप्लीट करके मुझे देना है। ये कोड, ये जो सारा कोड आप करने वाले हो, ये कोड मुझे इस पीरियड में आपको
देना है, ठीक है। मतलब मान के चले कि इसने अभी इसको प्रोजेक्ट मिला है 1 तारीख को, तो ये टीम को बोलेगा कि अभी 1 तारीख से आप क्या करो कि ये सारा जो कोड है मुझे 20 तारीख तक कोड, ये जो सारा कोडिंग आपने किया है ये कोडिंग चाहिए, 20 तारीख तक ये सारा आपने जो कोड किया है मुझे आप दे दो करके बोल देगा, ठीक है। जब ये सारी टीम कोड कंप्लीट करेगी 20 तारीख तक, तो ये टीम क्या करेगी, ये सारा कोड मैनेजर को दे देगी, ठीक है। मान लीजिए कि इस सिनारियो में ये जो मैनेजर यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसकी सारी टीम ने अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ किया है। इसने पाइथन का किया है, इसने जावा का किया है, इसने रूबी का किया है और इसने डॉट नेट का किया है। तो मैनेजर के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सारे कोड को बिल्ड कैसे किया जाए, उसको कंपाइल कैसे किया जाए। तो इसीलिए इसको क्या होता है कि इसका जो वर्क होता है कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता है। और आज एक टीम वन ने क्या किया है, एक कोड किया है, एक लॉगिन पेज का कोड किया है टीम वन ने, और मैनेजर को बोल दिया है कि भाई देखो हमने ये जो वाला जो कोड है ना यहाँ पे कर लिया है लॉगिन पेज का, ओके। और मैनेजर अभी उसको बोलता है कि एक काम करो कि ये जो लॉगिन पेज आपने किया है ना ये थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ पे आप लोगो वगैरह वहाँ पे ऐड कर दो। तो टीम वन क्या करेगी, उस लॉगिन पेज में लोगो वगैरह ऐड करके मैनेजर को फिर से शेयर करेगी और बोलेगी आप कंपाइल करके देख लो ठीक वहाँ पे हो चुका है या नहीं। बट ये जो सब चेंजेस भी करेंगे ये इसी पीरियड के अंदर ही करेंगे, 20 दिन से पहले ही करके आप मैनेजर को दे देंगे, ये मतलब बताएंगे कि ये सही है या नहीं। उसके बाद फाइनल कोड ही मैनेजर को शेयर करेंगे। बट जब वो फाइनल कोड शेयर करेंगे उससे पहले ये सारा यहाँ पे चेंजेस भी होता है, मैनेजर को कोड भी शेयर करते हैं चेक करने के लिए कि भाई हमने ऐसा ऐसा डिजाइनिंग किया है, एक बार आप चेक कर लो ये सही या नहीं, ठीक है। अब मैनेजर ने इसको बोल दिया कि यहाँ पे आप लोगो ऐड करवा लो, और लोगो ऐड करने के बाद ये टीम ने फिर इनको मैनेजर को शेयर किया ये कोड, और मैनेजर ने देखा और बोला कि यार ये ठीक नहीं है, अब जो पहला वाला था ना ये वाला यही ला के मुझे दे दो। अब इसीलिए इनको कंफ्यूज हो जाता है टीम वन को, क्योंकि उनके पास वर्जनिंग कंट्रोल के लिए कुछ नहीं है और मैनेजर के पास भी वर्जन कंट्रोल के लिए कुछ नहीं है, और इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि अभी प्रीवियस कोड कहाँ पे है ये उनको देखना पड़ता है। तो ये सारा वर्क बहुत डिफिकल्ट हो जाता था मैनेजर के लिए और टीम के लिए। तो इसीलिए नए टूल्स मार्केट में आए, ये सारा वर्क घटाने के लिए नए टूल्स मार्केट में आए। तो अब हम वो कौन से टूल्स हैं और वो कौन सी मेथड्स थी जो नई मार्केट में आई थी उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सोर्स कोड मैनेजमेंट के अंडर यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जैसे फर्स्ट हमारा होता है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और सेकेंड वन हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस आपको लॉगिन पेज का एग्जांपल दिया था मैनेजर के साथ, वर्जन कंट्रोलिंग के लिए वहाँ पे कुछ नहीं था और मैनेजर का वर्क भी इसी रीज़न से क्या हो रहा था, डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इस सिनारियो को ध्यान में रखते हुए ये सारी मेथड्स यहाँ पे आई थी, ये सारे नए टूल्स यहाँ पे आए थे। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है और उसमें हम कौन सा टूल यूज़ करते थे ये देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मार्केट में 2 नए सॉफ्टवेयर्स आए थे, 2 नए मेथड्स आई थी ये सोर्स कोड मैनेजमेंट, सोर्स कोड को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो ये जो पहले आई थी उसका नाम था सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक यहाँ पे रिपोजिटरी ले लिया है, इसको आप स्टोरेज भी बोल सकते हो। जो नीचे आप दिख रहे हो टीम 1 टू टीम 5 ये सारी पीसीज मान के चलो, एक टीम है एक, ठीक है। ये टीम मतलब एक आप यहाँ पे इसको पीसी मान सकते हो या टीम मान सकते हो, यहाँ पर इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है पुश सेंड पुश अपडेट और टूल इज इक्वल टू SVN। तो पुश का मतलब होता है सेंड करना, जो कि हम गिट के लैंग्वेज में सेंड करने के लिए पुश बोलते हैं। और यहाँ से लेने के लिए अब जो रिपोजिटरी में हम जो डेटा सेंड करेंगे उसको लेने के लिए अपडेट बोलते हैं या उसको पुल बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलिए यहाँ पे मैंने पुश का डाल दिया है तो यहाँ पे पुल आ जाता है, अपडेट के लिए पुल होता है, मैं गलती से यहाँ पे पुश वैसे ही रख दिया। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान के चलो कि टीम 1 और 2 इंडिया से काम कर रहे हैं और टीम 3 और 4 5 ये जो है ये यूएस से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, यूएस से वर्क कर रहे हैं। जब टीम 1 और 2 यहाँ पे वर्क करेंगे तो यहाँ पे डे में वर्क करेंगे और ये रात में वर्क करेंगे, मतलब वहाँ का डे यहाँ की रात होती है, यहाँ का रात वहाँ का डे होता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो कि एक दिन ये वर्क कर रहे हैं और एक दिन ये वर्क करेंगे। टीम वर्क जब इनका कंप्लीट करेंगे टीम 1 और टीम 2 इनका जब कोड कंप्लीट करेंगे तो वो उसके रिपोजिटरी में क्या करेंगे, पुश करेंगे। दूसरे दिन जब टीम 3 और टीम 4 टीम 5 आएगी तो ये सारा कोड ले लेंगे और उसके आगे का काम ये 3 कर लेंगे। मान के चलिए कि आप टीम 1 ने क्या, टीम 1 और टीम ने
1 और 2 का काम कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग का, ये कोडिंग का काम कंप्लीट कर लिया है, तो टीम 3 और 4 5 क्या करेंगी, ये कोड उन्होंने जो लिया है वो पुल करेंगी अपने पीसी में, ठीक है, अपने पीसी में पुल करेंगी और वहाँ पे वर्क करेंगी, और 3 4 और 5 वहाँ पे क्या कर देंगे, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इनका ये ऐड हो जाएगा वो, तो फिर ये लोग रिपोजिटरी है क्लाउड पे, उस पे ये क्या करेंगे, पुश करेंगे। फिर दूसरे दिन टीम 1 और टीम 2 आएगी, ये जो 5 तक इन्होंने वर्क किया है ये ले लेंगी, और 6 और 7 8 जितना भी आगे का वर्क है ये वर्क कौन करेगी, टीम 1 और 2 करेगी। उसके बाद का जो वर्क रहेगा वो 3 4 5 करेगी, फिर 1 2 करेगी, फिर 3 4 5 करेगी। इसके रीज़न से क्या होता था, ये जो सारा वर्क हो ये ईजिली हो जाता था, और मैनेजर को इसको मैनेज करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहती थी, क्योंकि सारी टीम अपने आप ही ये सारा कोड मैनेज कर लेती थी यहाँ पे। तो ये सारा वर्क करने के लिए यहाँ पे हम CVN टूल का यूज़ करते थे। सेंट्रल रिपोज जो हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी होती है वहाँ पे कोड को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए यहाँ पे हम CVN टूल का यूज़ कर लेते थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये टीम, जो सारी 5 टीम है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुली कोड कर लिया है, ठीक है। सारा कोडिंग का पार्ट इन्होंने रिपोजिटरी जो इन्होंने क्लाउड पे रख दी है उस पर होस्ट कर दिया है। तो मान के लीजिए कि ये जो रिपोजिटरी है यही करप्ट हो गई, तो इनके पास अभी कोई फाइल अवेलेबल नहीं, क्योंकि इन्होंने जो कोडिंग किया था वो सारा रिपोजिटरी में होस्ट किया था। तो अब इनका प्रोजेक्ट का क्या, क्योंकि अभी 20 दिन तो होने आए हैं, अभी ये तो मैनेजर को बोलना पड़ेगा, भाई हमने ऐसा ऐसा किया था, बट अभी ये करप्ट हो गई तो हम क्या करें। तो मैनेजर भी बोलेगा यार अब तो हम फंस गए। तो ये इशू यहाँ पे बहुत सारे आने लगे सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। मतलब कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाते थे, और ये वर्क करने के लिए आपको नेटवर्क की बहुत ज़रूरत रहती थी, क्योंकि आप रेगुलरली इस या रिपोजिटरी के साथ आपको कनेक्ट रहना पड़ता था, क्योंकि जो भी आपको वर्क करना है वो आप वर्क करने के बाद इस पे पुश करते थे, उसको लेने के लिए भी वो टाइम लगता था, पुश करने के लिए भी टाइम लगता था, तो आपका नेटवर्क कनेक्शन भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत देर तक नहीं चला, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढना स्टार्ट किया था। तो उसके बाद एक नया मेथड आया, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो हम आप डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है ये देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है ये देख लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है, और इसीलिए गिट बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियस डायग्राम में मैंने एक रिपोजिटरी ली थी, तो यहाँ पर आप दो देख सकते हो कि 2 रिपोजिटरीज है। यहाँ पे लोकल रिपो का मतलब रिपोजिटरीज है, एक लोकल रिपोजिटरीज है, और दूसरी हमने सेंट्रल रिपोजिटरी यहाँ पे ले ली है। थर्ड वन आप यहाँ पर देख सकते हो वर्किंग एरिया, ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम कोडिंग करते हैं, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं, और ये इम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये सारी सिचुएशन, ये जो सिनारियो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख सकते हो पुश का मतलब सेंड है, यहाँ पर भी पुश हो चुका है, बट ये पुल है एक्चुअली। पुल का मतलब होता है अपडेट, यहाँ पे जो कोड होता है किया हुआ इसको लेना, यहाँ पर मैंने दे दिया है, देखो पुल और पुश। पुश का मतलब होता है सेंड करना, पुल का मतलब होता है ले लेना, ठीक है। कमिट का मतलब होता है फाइनल, कमिट का मतलब होता है फाइनल, मतलब एक बार आपने एक कोड को कमिट कर दिया तो वहाँ पर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और ये टूल हम इसके लिए टूल यूज़ करते हैं, इसका नाम है गिट, इसलिए गिट बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो अब हम इसकी प्रोसेस जान लेते हैं कि एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो मैंने प्रीवियस आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है, ठीक है। उसका जो सारा कोडिंग आपने कर लिया है, और आपके सेंट्रल रिपोजिटरीज में क्या कर दिया है, पुश करके रख दिया है, मतलब डाल दिया है आपके मैनेजर के लिए। और क्या हो गया कि आपकी जो सेंट्रल रिपोजिटरी है वो क्या हो गई, करप्ट हो गई है, और सारा का सारा कोड वहाँ पे जो था वो डिलीट हो चुका है, अभी करप्ट होने के बाद डिलीट हो चुका है, ठीक है। बट गिट में ऐसा नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जब इम्प्लॉय 1 यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जब वर्क करेगा इसके वर्किंग एरिया में, उसका वर्क होने के बाद ये जो वर्क किया है वो अपने रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी में सबसे पहले वो कमिट करता है। कमिट करने का मतलब होता है फाइनल करता है। जब ये कोड करेगा, मान के चलिए लॉगिन पेज का एक कोड कर रहा है, लॉगिन पेज का जब इसका कोड कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो बोलेगा कि इसको टेस्ट करके देखेगा, और बोलेगा हाँ भाई ये कोड सक्सेसफुल हो चुका है, अब मैं इसको फाइनली कमिट कर सकता हूँ, यानी कि उसको मेरे लोकल रिपोजिटरी में सेव कर सकता हूँ।
जब एम्प्लॉय 1 उस कोड को कमिट करेगा, लोकल रिपोजिटरी में सेव करेगा, तो उसके कमिट आईडी बन जाती है, रेफरेंस आईडी बन जाती है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा एक्चुअली गिट में जब हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो कमिट करेगा। कमिट करने के बाद यहाँ पर उसके लोकल रिपोजिटरी में, यानी कि उसके पीसी में, ये जो उसने कोड किया है वो स्टोर रहेगा, वहाँ पे उसके लोकल रिपोजिटरी में वो स्टोर रहेगा। और या लोकल रिपोजिटरी से वो क्या करेगा, जो भी उसने कोड किया है वो पुश करेगा हमारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, जिसके साथ सारे ये लोग हैं, सारे इम्प्लॉय क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। वहाँ पर वो क्या करेगा, जो कोड किया है वहाँ पर वो पुश करेगा। जब वो वहां पे कोड पुश करेगा तो एम्प्लॉय 2 क्या करेगा कि उसने जो कोड पुश किया है उसको पुल करेगा। पुल करेगा इसका मतलब क्या है, वो ले लेगा क्या पे, आपके उसके लोकल रिपोजिटरी में ले लेगा। ठीक है, मतलब उसने एम्प्लॉय 1 के पास जो डेटा है वो अभी एम्प्लॉय 2 के पास भी आ चुका है। एम्प्लॉय 2 क्या करेगा, उसमें अभी समझो कि लोकल एम्प्लॉय 1 ने वहाँ पे ऐड किया था, ए से वर्क स्टार्ट किया था। ठीक है, ए का पार्ट एम्प्लॉय 1 ने किया था। अब एम्प्लॉय 2 क्या करेगा, बी का पार्ट जो है, जो बी का उसको कोडिंग करना है, वो बी का कोडिंग एम्प्लॉय 2 करेगा। और वो कोड फिर से वो क्या करेगा, सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश कर देगा। बट उससे पहले वो क्या करेगा कि उसका जो बी का कोड हो चुका है वो लोकल रिपोजिटरी में वो कमिट करेगा। कमिट होने के बाद उसको पुश करेगा। जब आप कमिट नहीं करते हो, डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते। कितना भी आपके पास कोड हो, सबसे पहले आपको कमिट करना होता है, उसी के बाद ही आप उसको पुश कर सकते हो। तो इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है गिट का। तो अभी एम्प्लॉय 2 के पास क्या हो गया कि ए और बी का डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एम्प्लॉय 3 भी सी का ऐसे ही काम करेगा, ऐसे डेटा पुल करेगा, उस पर वर्क करेगा, फिर उसको कमिट करेगा। कमिट करने के बाद उसको पुश करेगा वहाँ पे सेंट्रल रिपोजिटरी में पुश करेगा। अब सी तक इसने, इन तीनों ने काम कर दिया, और डी ई एफ का 5 तक वहाँ पे काम हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ई तक का काम एम्प्लॉय ने का 5 एम्प्लॉय ने यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया है। ठीक है, अब ये जो सारा डेटा है, डेटा एम्प्लॉय 1 का जो डेटा है, ये सारे के सारे पीसी में है। ठीक है, सभी लोगों के पीसी में, सभी के लोकल रिपोजिटरी में इसका डेटा है। एम्प्लॉय 2 का डेटा इन तीनों के पीसी में है, एम्प्लॉय 3 का डेटा इन दोनों के पीसी है, और एम्प्लॉय 1 का 5 का डेटा एक ही इसी इसी लोकल रिपोजिटरी में, सॉरी। जब एम्प्लॉय 1 इस डेटा को पुल करेगा, तो सभी ने जो कोडिंग किया है, ए वाला डेटा, ये इसके रिपोजिटरी में आ जाएगा। ठीक है, लोकल रिपोजिटरी में आ जाएगा। मतलब ये जो सारा डेटा है ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, मतलब सभी के पास आ चुका है अभी। जब भी कोई वर्क करता है तो सभी लोग क्या करते हैं, किसने क्या वर्क किया ये देखने के लिए डेटा वो कोड को क्या कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं अपने लोकल रिपोजिटरी में। मतलब जो भी किसी ने भी वर्क किया होगा, अभी मान के चलिए एम्प्लॉय 1 ने वर्क किया हो और एम्प्लॉय 5 ने भी वर्क किया होगा, तो ये सारा डेटा एम्प्लॉय 2, 3, 4 ये सभी के पास यहाँ पे आ जाता है पुल करने से। ठीक है, तो इसीलिए जो सारा डेटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, सभी के पास होता है। अब मान के चलो ये करप्ट हो गया, जो तुम्हारा सेंट्रल रिपोजिटरी था ये करप्ट हो चुका, तो इसमें अभी इनके प्रोजेक्ट पे कोई यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे इम्प्लॉयज के पास उनके लोकल रिपोजिटरी में सभी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो इनको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये क्या करेंगे, नया सर्वर क्रिएट करके वहाँ पे डेटा पुल कर पुश करेंगे, फिर आपका वर्क है वो स्टार्ट रखेंगे, तो यहाँ पर कोई इतना इशू नहीं आएगा। तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत फेमस है, और ये हैंडल करने के लिए हम गिट यूज करते हैं, क्योंकि गिट टूल ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का ही एक पार्ट है, गिट इसीलिए फेमस है। ठीक है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि नेटवर्क का यूज जो हमारा सेंट्रल वर्जन वर्जन कंट्रोल सिस्टम था इसके लिए बहुत लगता है। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको नेटवर्क का कोई भी यहाँ पे सिनेरियो नहीं लगता। हाँ, जब आपको लगे, कब आपको लगेगा कि आपको जब डेटा पुश करना हो और पुल करना हो, तभी आपको नेटवर्क की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वर्किंग एरिया है यहाँ पे आप आपका कोडिंग कर सकते हो। वैसा सेंट्रल रिपोजिटरी में नहीं था, वहाँ पे आपको उसको कनेक्ट ही रहना था आपके सर्वर के साथ, तभी आप वहाँ पे कोड कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि गिट एक ऐसा टूल है जो नेटवर्क से नहीं कनेक्ट होने के बावजूद भी वर्क करता है। उसकी जो वर्किंग एरिया है वर्क करता है, वहाँ पे आप कोड कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, उसको कमिट कर सकते हो। हाँ, बट पुश और पुल नहीं कर सकते आपके सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ, क्योंकि उसके लिए आपको नेटवर्क लगेगा। ठीक है, तो ये पार्ट नेटवर्किंग का यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपका वर्क यहाँ पे स्टॉप नहीं रहेगा, आपके वर्किंग एरिया में आपका वर्क चलता रहेगा। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल बहुत फेमस है, और इसलिए हम वहाँ पे गिट का यूज़ करते हैं। तो अब हम गिट की हिस्ट्री देखते हैं,
और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वर्चुअल मशीन हम AWS का यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और AWS का क्रिएट होने के बाद वहाँ पर हम गिट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम अभी देखते हैं। तो आई होप आपको सोर्स कोड मैनेजमेंट के बारे में अच्छी तरीके से आइडिया आ चुकी हो कि सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, यह अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। अब गिट की बात की जाए तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, एक फ्री टूल है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम गिट की बात करेंगे तो गिट एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है जो कि लिनक्स टॉरवर्ड ने क्रिएट किया है। उसको लिनक्स टॉरवर्ड उसके ओनर है, उन्होंने उसको डेवलप किया है 2005 में। एक्चुअली सीन क्या था वहाँ पे कि लिनक्स सबसे पहले वर्जनिंग कंट्रोल के लिए बिटकीपर टूल का ना एक यूज़ करते थे उस टाइम। बट कुछ दिनों के बाद वो जो कंपनी थी बिटकीपर और लिनक्स की जो कंपनी थी उन 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 दोनों में एक झगड़ा हो गया, और बिटकीपर ने ज़्यादा पैसे के लिए उनके साथ जो बॉन्ड था वो टायर थी उसको ब्रेक कर दिया और उनको सर्विस देना भी स्टॉप कर दिया। तो लिनक्स टॉरवर ने सोचा कि यार अभी चलो कितने दिन हम दूसरों का ही टूल यूज़ करें, अभी खुद का ही टूल हम क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। तो उन्होंने गिट को बनाना स्टार्ट किया और गिट उन्होंने डेवलप कर दिया। तो वैसे विंडोज़ में हम गिट को यूज़ कर सकते हैं, मैक में वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और लिनक्स में क्योंकि लिनक्स ने ऑलरेडी क्रिएट किया है तो लिनक्स में भी बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज में आ जाता है, सिर्फ हमको उसको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है। आपने गिटहब का भी नाम सुना होगा, बट गिटहब एक अलग प्रोसेस है, गिटहब एक सर्विस होती है और गिट ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक सिचुएशन बता देता हूँ। वहाँ पे जो गिटहब होता है हमारा वो इस लेवल, यहाँ इस लेवल पे वर्क करता है। गिटहब होता है जो वो इस लेवल पे वर्क करता है, और जो गिट है हमारा वो गिट यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है। और गिटहब एक सर्विस है और गिट एक टूल है, तो ये दोनों अलग 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 सॉफ्टवेयर है, अलग अलग टूल्स है दोनों। क्योंकि गिटहब आपको सर्विस प्रोवाइड करता है सेंट्रल रिपोजिटरी की, और गिट आपको लोकल रिपोजिटरी की सर्विस प्रोवाइड करता है और वर्किंग एरिया की। तो ये दोनों अलग अलग टूल्स है। तो आप ऐसा मत समझिए कि गिट और गिटहब एक ही है, नहीं है, गिट अलग है और गिटहब अलग है। तो अब हम वर्चुअल मशीन को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं AWS का यूज़ करके ये देखेंगे। तो उसके बाद हम गिट को लिनक्स वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए मैं सिंपली EC2 पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं अभी मेरे AWS कंसोल में आ चुका हूँ, उसको लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरी यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है एनसिबल करके, और मैं उसको स्टॉप करके रखा हूँ। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इंस्टेंस से। तो यहाँ पे मेरे एक ऑलरेडी इंस्टेंसेस क्रिएट कर चुका हूँ मैं एनसिबल करके, क्योंकि मेरा जो एनसिबल का प्रैक्टिस रहता है मैं यही इसी वर्चुअल मशीन में करता हूँ। तो मैं यहाँ पे न्यू इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ। सिंपली आपको लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपका नाम दीजिए, जो आप रखना चाहते हो वो दे सकते हो सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपको इमेज चाहिए वो सिलेक्ट यहाँ पे करनी होती है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिनक्स सर्च करता हूँ। लिनक्स सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी होंगी, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको शो कर रही होगी। बट बेसिकली आपको ये जो अकाउंट है मेरा, ये फ्री ट्रायल अकाउंट है। आप भी जब ओपन करोगे तो आपका भी अकाउंट फ्री ट्रायल होगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे ये जो सेकंड आ रही है अमेजोन की, अमेजोन लिनक्स टू AMI, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नहीं तो अदर जो आप सिलेक्ट करोगे रेड हैट की, तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। और ये जो AWS लिनक्स है ये रेड हैट का एक वर्जन है। ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी सब कुछ आपको ठीक है वैसे ही रहने देना है। सिंपली यहाँ पे मैं की पेयर न्यू जनरेट करने वाला हूँ, तो सिंपली क्रिएट ए न्यू की पेयर, और मैं नाम देता हूँ गिट की करके उसका नाम देता हूँ मैं। ठीक है। गिट की और PPK डॉट, यहाँ पे देखो आपको जो नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, बट की पेयर में आपको RSA ही रहने देना है, और उसी के साथ जो प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट है वो .ppk रख देना है। ओके। सिंपली आपको करना है क्रिएट की पेयर पे। ठीक है। उसके बाद आपके सामने की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। तो बाकी आप कुछ सिंपल रख दे सकते हो, वैसे रख सकते हो, बाकी कुछ चेंजेस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली यहाँ पे SSH और HTTP को अलाउ कर देता हूँ, और ठीक है बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एक ही करना है हमको, और लॉन्च इंस्टेंसेस। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद
आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके लेना होगा, पुटी करके। इसको ओपन कर लेना है पुटी को, और यहाँ पे एक मिनट, क्लिक ऑन इंस्टांसेस। अभी ये रन पेंडिंग है, 1 मिनट इसको स्टार्ट होने दीजिए। जब ये स्टार्ट होगी तो यहाँ पे रनिंग करके आ जाता है। अब ये मेरी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और उसका जो पब्लिक आईपी है आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पब्लिक एड्रेस है इसको कर लेते हैं हम कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम जाते हैं हमारे पुटी के ऊपर, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वो पब्लिक आईपी एड्रेस जो था उसको कॉपी कर लिया, और जो हमारे पुटी कॉन्फ़िगरेशन एक सॉफ्टवेयर आता है, टूल आता है, एक 1 MB का है, आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। उसकी दोनों की भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद आपको जाना है आपके SSH पे, यहाँ पे आप देख सकते हो SSH। उसके बाद ऑथ पे क्लिक करना है। ऑथ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रेडेंशियल देख सकते हो। क्रेडेंशियल में जो सबसे पहले जो ब्राउज़र दिख रहा है, यहाँ पे जाके आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, और जो आपने की डाउनलोड की थी अभी, देखो गिट की डॉट PPK, इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली क्लिक करना है ओपन पे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का एक पॉपअप आ जाएगा, तो सिंपली आपको इसको एक्सेप्ट करना है। और जो भी आपका यूज़र नेम है, आप EC2 यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपका सॉरी AWS यूज़ कर रहे हो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट EC2 यूज़र होता है। आप एजूर का कर रहे हो तो एजूर के वहाँ पे आप आपका यूज़र फाइंड कर सकते हो। तो मेरा सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ EC2 यूज़र, और अब मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली मैं मेरे वर्चुअल मशीन में लॉगिन हो चुका हूँ। ये सब कुछ आप कर लेना, इंस्टॉल कर लेना ये वर्चुअल मशीन, क्योंकि हम सारा जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं यही इसी पे करने वाले। तो आपको कुछ इशू आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हो। और वर्चुअल मशीन आपके पास ये होनी, लिनक्स की इसकी ज़रूरत है आपको। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ। अपीयरेंस, अपीयरेंस कहाँ पे है भाई, अपीयरेंस पे जाके यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक कर देता हूँ, और इसका जो फॉन्ट है ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको दिख जाए। ठीक है, मैं 16 कर देता हूँ, बोल्ड, इसको बोल्ड कर देता हूँ, और ठीक है, अब ओके कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, और इसको मैक्सिमाइज करते हैं। अभी मैंने जैसे कि आपको लिनक्स में बताया था, इसको क्लियर करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl L का। ठीक है, अब मैं कोई भी यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करूँ तो इंस्टॉल नहीं होगा ये। सबसे पहले देखो, मैं अब पैकेज इंस्टॉल के लिए करने के लिए हम कमांड क्या यूज़ करते हैं, यम इंस्टॉल और पैकेज का नाम। अब हम कौन सा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, गिट। तो ये हमारे पैकेज का नाम है, और हम इसको अभी इंस्टॉल करके देखेंगे। और -y, तो ये जो सारे डिटेल्स मैंने आपको बताया है प्रीवियसली ही, लिनक्स कमांड जो मेरा प्रीवियस वीडियो है, इस वीडियो में मैंने सारे का सारा डिटेल्स इस कमांड के बारे में, और जितने भी हम कमांड्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं गिट में और डेवऑप्स में, सारे का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लिनक्स में आपको दे दिया है। ठीक है, बट अब मैं जब ये कमांड चलाऊंगा तो ये रन नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको सूडो प्रिविलेज नहीं दिया है। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यू नीड टू बी रूट परफॉर्म दिस कमांड, मतलब आपको रूट यूजर होना होगा, सूडो परमिशन उसको देनी होगी, तब आप ये यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रूट प्रिविलेज दे देता हूँ। रूट प्रिविलेज देने के लिए हमको कौन सी कमांड यूज करनी है, आप बताओ यार ज़रा, कौन सी कमांड हम यूज करते हैं सूडो प्रिविलेज देने के लिए, सॉरी रूट करने के लिए। कमेंट में लिख दीजिए यार कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली कमांड भी लिख देता हूँ यहाँ पे, सूडो su करके। सूडो su का यूज़ हम रूट प्रिविलेज देने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जब मैं ये कमांड यूज करूँगा, यम इंस्टॉल git -y, तब मेरा ये जो गिट सॉफ्टवेयर है, उस जो पैकेज है मेरे इस लिनक्स वर्चुअल मशीन में, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अभी यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो देखिए ये वहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। देखो कितने मतलब मुझे लगता है कि 2 या 3 सेकेंड में ही इन्होंने सक्सेसफुली इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है। 44 MB का पैकेज है ये, और यही मज़ा है यार लिनक्स यूज़ करने का, बहुत स्पीड से वर्क रहता है और अच्छी तरीके से वर्क यहाँ पे सिंपली हो जाता है। तो अभी मैंने गिट यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ गिट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो सॉफ्ट पैकेज चेक करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, विच और पैकेज का नाम। तो गिट मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कहाँ पे है,
बिन रूट बिन गिट, बिन के अंदर मेरा ये गिट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको गिट क्या होता है और गिट की हिस्ट्री भी पता चली होगी, और उससे पहले जो हम कौन से वर्जनिंग कंट्रोल के लिए कौन से टूल यूज़ करते थे, कौन सी मेथड यूज़ करते थे, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और ये भी हम गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं हमारे लिनक्स वर्चुअल मशीन में, और वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करनी है AWS में, ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। आपको कुछ इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ एक क्लियर परफेक्ट वे में करने वाला हूँ। ये मुझे मालूम है कि फर्स्ट लेक्चर में आपको गिट के बारे में कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है डेवऑप्स, क्योंकि डेवऑप्स इतना क्या उसको बोलते हैं कि ईजी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे हमारे उसमें आपको मैं अच्छी तरीके से गिट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गिट के कमांड्स के बारे में देखेंगे कि गिट में हम कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं, कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, और कैसे लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, कैसे गिट को पुश पुल किया जाता है कोड को, ये सारा डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। उसी के साथ हम लोकल रिपोजिटरी के लिए और वर्क करने के लिए गिट का यूज करेंगे, और सेंट्रल रिपोजिटरी के लिए, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल रिपोजिटरी और लोकल रिपोजिटरी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोलिंग में होता है, तो सेंट्रल के लिए हम यूज़ करेंगे गिटहब का। गिटलैब भी आता है, वैसा बिटबकेट भी है, बट हाँ गिटहब अच्छा है क्योंकि मैं ऑलरेडी गिटहब का यूज़ करता आ रहा हूँ, तो मेरी कमांड उसमें बहुत अच्छी है, तो मैं वही आपको बता दूंगा। ठीक है, और आपको कोई इश्यू होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बोल सकते हो कि प्रेम सिंह हमको ये समझ में नहीं आ चुका है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, ये जो लेक्चर है आप 2 बार देख लीजिए, क्योंकि कैसा है कि फर्स्ट बार आपको ये नहीं क्लियर होगा, ये मुझे मालूम है। आप 2 बार इस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आपकी गिट की कंसेप्ट 101% क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले, गिट में जो भी हम एक्चुअल में कैसे इंडस्ट्रीज में जो वर्क होता है, ये सारा वर्क कैसा होता है, और उसमें हम क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे हम कोड को पुश करते हैं, कैसे पुल करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, और बहुत सारी कमांड्स भी वहाँ पे हैं, वो सारी के सारी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे ही कहते हैं, सब द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन से मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप दिया।